गवर्नेंस पे चर्चा करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे इस टॉपिक को परीक्षा में लिखना है। इससे संबंधित प्रश्न जब आ जाएं तो हमें किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है, इस पे चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वर्तमान समय का सबसे प्रासंगिक सब्जेक्ट भी है। एक तरीके से एक विषय है, एक इशू है कि हम सुशासन को कैसे स्थापित करें। हर सरकार का लक्ष्य, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका लक्ष्य यही रह रहा है कि कैसे हम सुशासन को स्थापित करें। तो इस तरीके से सुशासन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और अगर इससे संबंधित प्रश्न अगर सीधे सीधे सुशासन नहीं पूछे तो आप चाहें तो इसको अपने आंसर में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार आ जाए तो उसमें भी सुशासन को जोड़ सकते हैं। अगर महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा हो, महिला सुरक्षा पे बात हो, सशक्तिकरण पे बात हो, तो उससे संबंधित प्रश्नों में भी हम सुशासन को शामिल कर देंगे। अगर अपराध से जुड़े कोई विषय आ जाए या सरकार की योजनाओं से संबंधित कोई अगर सवाल आ जाए तो उसमें भी सुशासन की अवधारणा को हम लिख लेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है एक सारगर्भित तरीके से हो जाए। तो सुशासन पे इस वीडियो में हमें चर्चा करना है। सुशासन को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है सुशासन। सुशासन को अगर हम देख लें तो इसमें सु जोड़ दिया गया है, यानी सुशासन के पहले हमने सु प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगा दिया है। तो सु का मतलब हो गया शुभ, उत्कृष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से। यही सु का मतलब गुड। सुशासन यानी शुभ, सुशासन, गुड गवर्नेंस, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता। तो इस तरीके से सुशासन की अवधारणा बिल्कुल प्रासंगिक है, समसामयिक है। हमें समझना है कि सुशासन है क्या। अगर परीक्षा में लिखना हो तो लिखेंगे कि सुशासन शासन का वह व्यवहार है, एक तरीके से फंक्शन है। ये व्यवहार है जिसमें शासन की राज्य की मशीनरियाँ अपने उत्कृष्टता के स्तर को प्राप्त करती है, यानी वो बिल्कुल एक्सीलेंसी दिखाए, अपने उत्कृष्ट कार्य करने की क्षमता को अपने हाई लेवल तक ले जाए ताकि कोई लीकेज ना हो। उसी संदर्भ में हम सुशासन शब्द का जिक्र करते हैं। सुशासन राज्य अथवा सरकारी मशीनरी का वह व्यवहार है जिसके माध्यम से सरकारी संस्थाएं, सरकारी मशीनरियां, सरकार के अंग अपने उत्कृष्टता के स्तर को प्राप्त करते हैं। इतना ही परिभाषा में आप अपने शब्दों में लिख डालिएगा। और दरअसल सुशासन जो है वो आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉरपोरेट सेक्टर में भी अगर देखें तो गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ भी गुड गवर्नेंस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये बहुआयामी एक तरीके से ये अवधारणा हो गया है। तो सुशासन को ही हम लिखेंगे। इसके अलावा सुशासन से संबंधित इसकी विशेषताएं देख लेंगे कि किन किन विशेषताओं पर हमें बात करनी है, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन पर चर्चा कर लेंगे, और साथ ही इसके समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उस पर भी बात कर लेंगे। सुशासन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। सरकार जो भी सरकार बन रही है, चाहे वो केंद्र में चाहे वो राज्य में, वो चाह रहे कि हमारी जो कार्य की जो योजनाएं हैं या कार्य करने का जो तरीका है या प्रक्रिया है वो उसको इस तरीके से हम बनाएं ताकि उसका सीधा सीधा लाभ जनता को हो। तो इसमें जनता को केंद्र में रख दिया गया है। दरअसल ये अवधारणा नई नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अगर देखें तो सुशासन की बात की गई है। उसकी नीतियाँ, राजा के कर्तव्य इत्यादि की जो बात किया गया है वो दरअसल सुशासन को ही स्थापित करने का प्रयास करता है। साथ ही अगर गांधी का जो दर्शन है, गांधी जी का जो चिंतन है, उसमें भी सुशासन की बात की गई है। हालांकि सुशासन शब्द सीधा सीधा नहीं लिखा गया है, लेकिन उनका दर्शन, उनका जो चिंतन पूरी तरीके से सुशासन पे है। गांधी जी भी समाज के अंतिम व्यक्ति यानी अंत्योदय की अवधारणा की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, जनता के अंतिम जो व्यक्ति है उस पे बात करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति पे बात करते हैं। तो एक तरीके से सुशासन की जो अवधारणा है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन हम आधुनिक संदर्भ में आधुनिक तरीके से सुशासन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग बातों का भी जिक्र करते हैं। जैसे पीपीपी मॉडल था पहले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल था, उसमें भी एक और पी जोड़ के पब्लिक कर दिया गया है, पीपल्स, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपल, लोगों की भी भागीदारी को जोड़ दिया गया है। एक तरीके से P4 की अवधारणा को स्थापित कर दिया गया ताकि लोग भी उसमें शामिल हों। अगर किसी भी क्षेत्र में
अगर लोगों की भागीदारी हो जाती है तो बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में कार्य का संपादन हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी देख लीजिएगा। साथ में इस समय तो सुशासन को स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी सहायता ली जा रही है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो सरकार के जो भी कामकाज हो रहे हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन है मोदी सरकार की, नाम नहीं लिखना है लेकिन आप देख लीजिएगा, माई GOV। सरकार के बारे में हमें चर्चा करना है कि सरकार माई GOV का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से वो जनता को सूचनाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जनता के सुझावों को लेने का प्रयास कर रही है। एक तरीके से दोनों के बीच का जो पारस्परिक संवाद है वो इस एप्लीकेशन की सहायता से हो रहा है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि बिल्कुल नया तकनीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ई शासन, ई गवर्नेंस की बात की जा रही है, ई लर्निंग की बात की जा रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट सुशासन का ही हिस्सा है। तो जिसमें हम गुड गवर्नेंस में लोगों के कल्याण, लोगों की भागीदारी, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं। यानी लोगों की भागीदारी हो जाए और साथ ही साथ जो शासन है वो उत्तरदायित्व और जवाबदेह हो जाए, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे शामिल हो जाए। तो इस तरीके से सुशासन को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, तो उसको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें अपने आंसर को फॉर्मेट करना है, और अगर सीधा सवाल नहीं आए तो हमें किस तरीके से और भी जगह इसको जोड़ देना है ताकि हमारा जो आंसर है वो लगे कि काफ़ी इफेक्टिव है। तो अब हम सुशासन की विशेषताएं उस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या, किन किन विशेषताओं को हमें ध्यान रखना है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को देखें, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 विशेषताओं की चर्चा की है। तो इन्हीं 8 विशेषताओं को हम सबसे पहले लिख डालेंगे, और उसके बाद हमारी जो सरकार, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, जहाँ जहाँ का PCS आपका होगा, मध्य प्रदेश का होगा, तो मध्य प्रदेश की सरकार जिन जिन तरीक़ों का इस्तेमाल कर रही है, जो कानून बना रही है उसको लिख देंगे, जो नीतियाँ बना रही है, जो कार्यक्रम तैयार कर रही है उन पर चर्चा कर दीजिएगा। हम बिहार को इसमें प्राथमिकता देंगे क्योंकि बिहार मेंस का परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो बिहार के संदर्भ में सुशासन की अवधारणा को लिखने का प्रयास करेंगे। आप उस शब्द को समझिएगा। अगर आपके स्टेट का उत्तराखंड हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, कोई सा भी हो, वहाँ पे अपने राज्य की जो योजना है या नीतियाँ हैं या जो अधिनियम है उसको लिख डालिएगा कि इन माध्यमों से सुशासन को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहली विशेषता है विधि का शासन, यानी सुशासन में जो सबसे पहली विशेषता है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के शासन को स्थापित करने की बात की जाती है कि सरकार सबसे पहले विधि का शासन स्थापित करे ताकि लोगों को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। तो रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। अगर रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहा तो फिर हमारे यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा, अराजकता बढ़ जाएगी, शासन जो है वो लापरवाह एक तरीके से रहेगा। तो रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है कि सबसे पहले कानून का शासन स्थापित हो, और यही बातें सरकार हमेशा करती हैं कि हम आने के बाद जनता को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, कानून का शासन स्थापित करेंगे। जो दूसरी विशेषता है वो इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, यानी समानता और समावेशन की बात की जाती है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है कि चूँकि हमारा जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में डिवाइड है, तो उनके बीच समानता की भावना को स्थापित किया जाए। इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है, उनका समावेशन करने का प्रयास किया जाता है, और अलग अलग योजनाएं, कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार इस विशेषता या इस कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास करती है। सुशासन की तीसरी विशेषता जो यूएनओ ने बताई है वो है पार्टिसिपेशन, यानी भागीदारी। पार्टिसिपेशन की बात करिए सरकार की, लोगों की भागीदारी हो, जैसे पीपल जोड़ दिया गया है PPP मॉडल में, एक और P जोड़ दिया गया है, यानी 4P की अवधारणा सरकार के द्वारा लाई गई है कि इसमें नागरिकों की भागीदारी को भी जोड़ा जाए ताकि बहुत कम समय में या कम समय में कम खर्च पे किसी भी कार्य को पूरा किया जा सके।
जो चौथा है वो रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी अनुक्रियता। अनुक्रियता की बात की जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस, कि सरकार रिस्पॉन्सिव हो, जनता के लिए जो सरकार हो रिस्पॉन्सिव हो, वो तुरंत प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कर सके। ऐसा नहीं कि जनता कुछ अगर काम करना ना चाहे, पूछना चाहे तो सरकार उसको फाइल में पेंडिंग कर दे, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो अनुक्रियता की बात की गई है। जो पांचवी विशेषता है वो इफेक्टिवनेस है, यानी दक्षता की बात की जाती है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की बात की जाती है। पांचवी जो विशेषता है वो इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता प्लस दक्षता की बात की जाती है। सरकार प्रभावशील हो, वो दक्ष हो, इफिशिएंसी हो, तो दक्षता की बात की जानी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए, छठी विशेषता है कि वो कंसेंसस ओरिएंटेड सरकार होनी चाहिए, यानी मतय के बहुमत की एकता होनी चाहिए, उसमें मतय के ओरिएंट कंसेंसस यानी सहभागिता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। किसी भी योजना में, कार्य योजना में, परियोजना में, जो कुछ भी हो, नीतियों में जनता की भी हाँ में हाँ होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है। जो सातवां विशेषता है वो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बात की गई है। उसके बाद आठवां जो विशेषता है वो उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबल सरकार की बात की गई है। तो यही आठों विशेषताएं हैं जिन पे सरकार काम करके सुशासन की भावना को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो आपको इन आठों विशेषता को लिख लेना है ताकि आपको याद रहे कि किन किन बिंदुओं पे हमें सुशासन में चर्चा करनी है। फिर से अगर रिवाइज कर लें तो सबसे पहला है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। दूसरा है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस यानी समानता और समावेशन की बात की गई है। तीसरी विशेषता है पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी की बात की गई है। चौथी विशेषता है रिस्पॉन्सिवनेस यानी अनुक्रियता की बात की गई है। जो पांचवी विशेषता है वो कंसेंसस ओरिएंटेड यानी मतय के सहभागिता की बात की गई है। उसके बाद इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस की बात की गई है। उसके बाद देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है और लास्ट में उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। तो इन्हीं 8 विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि सरकार किन किन बिंदुओं पे सुशासन को स्थापित करने का प्रयास की गई है, किन किन क्षेत्रों में या कैसे, कौन से तरीके अपना के, किस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार सुशासन को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उन बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगर केंद्र सरकार का आ जाए तो आप इस तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में जो कुछ भी दिया गया है आप उसको वहाँ से उठा लीजिए और उसी पे चर्चा कर दीजिए। अगर आपके स्टेट कोई सा भी स्टेट हो वहाँ का भी कुछ ले लीजिए। बिहार के संदर्भ में देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए ताकि उन बिंदुओं पे चर्चा कर देने के बाद हम ये साबित कर सकें कि सरकार सुशासन को स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो 7 निश्चय, सबसे बड़ा जो काम है वो 7 निश्चय पे करना है हमें। 7 निश्चय के एक एक जो बिंदु, एक एक जो निश्चय है उसको ध्यान में रखना है। यानी आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, जो कुछ भी है, हर घर नल का जल होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। इस तरीके से जो 7 निश्चय की बात की गई है, पीने के पानी से लेके यानी मूलभूत आवश्यकताओं से लेके, आर्थिक सशक्तिकरण से लेके, महिलाओं की सुरक्षा से लेके, उन पे बात कर देना है कि 7 निश्चय के माध्यम से सरकार सुशासन को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार सरकार जनता दरबार लगाती है। जनता दरबार, तो जनता दरबार जब भी लगता है तो इसमें शासन के जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो होते हैं, अधिकारी होते हैं। इसके अलावे समस्याओं से जो भी जुड़ा हुआ अधिकारी है वो होता है वहाँ पे। तो एक तरीके से जनता दरबार में जो शासक वर्ग है उसको जनता की समस्याओं को सीधे सीधे टैकल करने का
एक्सपीरियंस या मौका मिलता है, और साथ ही जनता को भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे शासन को बताने और उससे समाधान करने का अवसर मिलता है। तो जनता दरबार की बात कर लेंगे, जो तीसरी है। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। तो इस अधिनियम के बारे में भी चर्चा कर देना है कि इस अधिनियम के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा तय की गई है। तो समय सीमा को जरूर लिखना है, यही उत्तरदायित्व शासन की विशेषता है। तो समय सीमा को लिख देना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर काम किया गया है। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 पारित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी करप्ट आदमी पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है सरकार को, साथ ही उसमें स्कूल या अस्पताल खोल सकती है। तो वो बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम की बात कर देना है। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, एक तरीके से इसकी भी चर्चा कर दीजिएगा। सुरक्षा के लिए अगर विधि का शासन स्थापित करने के लिए भी बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले गए थे। सैप जो स्पेशल एक्जुलरी पुलिस की स्थापना की व्यवस्था भी सरकार की थी कि जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं या जो हैं वो सेना से जो रिटायर कर गए हैं उनको बहाल करके कानून व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में सरकार विशेष प्रयास कर रही है। सैप का जिक्र कर दीजिएगा। इसके अलावे अगर देखा जाए तो भी बिहार सरकार समय समय पे अनेक तरीके से अनेक माध्यमों से सुशासन को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। और अगर फिर भी लिखना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जोड़ दीजिएगा कि सरकार मतलब हर बार में सरकार की जो नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं या जो भी अधिनियम है उसको लिख डालना है। बहुत सारी हैं, महिलाओं के सुरक्षा के लिए भी किया गया है, बालिकाओं के लिए किया गया है कि साइकिल योजना डाल दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना किया गया है। तो ये सब चीज़ है, लेकिन जो मेन है वो इन तीनों चारों पांचों को लिख डालिए ताकि लगे कि हमने सुशासन की जो अवधारणा है या बिहार सरकार का जो प्रयास है, उनका जो कदम है उसको सच में लिख दिया है। और हम साबित कर रहे हैं कि बिहार सरकार सुशासन को स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। बिहार वो रोल मॉडल भी हो सकता है सुशासन की स्थापना की दिशा में, तो रोल मॉडल का भी शब्द जो है उसको जिक्र कर दीजिएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति को भी जिक्र कर दीजिएगा। तो इस तरीके सुशासन की स्थापना की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र के स्तर पर आ जाए तो केंद्र की का जो अधिनियम है उस पर चर्चा कर दीजिएगा। अब हम सुशासन की जो चुनौतियां हैं उस पर बात करते हैं कि किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है सुशासन को स्थापित करने की दिशा में। सबसे पहला अगर देखा जाए तो बिहार में जो विशेषताएं इसमें बताया गया है सुशासन में, उसी में से थोड़ा थोड़ा उलटफेर करके हम लिख देंगे। तो भूमि सुधार नहीं हो पाया, अभी तक भूमि सुधार सफल नहीं हो पाया है। तो ये लिख दीजिएगा कि सुशासन को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी बाधा बिहार में भूमि सुधार का न होना ही भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक भूमि सुधार की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। एक डी बंदोपाध्याय के निर्देशन में समिति बनाई गई थी, लेकिन इसकी जो अनुशंसा है उसको लागू नहीं किया गया है। दूसरा जो देखा जाए तो भ्रष्टाचार पे भी करना है। भ्रष्टाचार पे पूर्ण कंट्रोल यानी पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका है। कानून व्यवस्था के समक्ष संकट भी डाल दीजिए। कानून व्यवस्था का संकट, कानून व्यवस्था का संकट। इसके अलावे जागरूक मतदाता का अभाव, कार्य संस्कृति का अभाव। इसके अलावे देखा जाए तो सतत विकास की दिशा में, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ना किया जाना भी एक तरीके से सुशासन को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी बाधा है। तो इस तरीके से इन सब समस्याओं पे चर्चा कीजिए। यही चुनौतियां हैं सबकी। इन क्षेत्रों में आप सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे काम कीजिए, तब जाके सुशासन स्थापित हो सकेगा। भूमि सुधार तो बिहार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि कैसे इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है, तो सुशासन कैसे स्थापित होगा।
तो यही सब जो चुनौतियां हैं वो सरकार के समक्ष एक बड़ा संकट की तरह भी है कि इन चीज़ों पे आप जल्दी से जल्दी आप त्वरित समाधान कीजिए, ताकि सुशासन को स्थापित करने की दिशा में हमें कोई ज़्यादा माने कि कार्य नहीं करना सके और बाधा उत्पन्न न हो। तो ये हो गया। अब हम लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष डाल देंगे। निष्कर्ष में लिख देना है कि इस प्रकार सुशासन शासन की एक नई अवधारणा है, या शासन के लिए या शासन की नैतिक जवाबदेही है कि वो इसको स्थापित करने का प्रयास लगातार करते रहे, साथ ही अपनी नीतियों पर लगातार वो विचार करे, निगरानी रखे, ताकि जनता के समक्ष या लोगों की भागीदारी उत्पन्न हो सके, अंतिम व्यक्ति तक शासन का प्रभाव पहुंच सके। अपनी नीतियों की लगातार मूल्यांकन करे, समीक्षा करे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता भी दिखाए इसको स्थापित करने में। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष डाल दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो आंसर है वो एक तरीके से पूरा हो सके। तो इन विषयों पे, इन आधार पे हम अपने आंसर को लिख डालेंगे। ये सवाल का जो आंसर है वो एक तरीके से पूरा हुआ कि सुशासन क्या है, सुशासन की विशेषताएं क्या हैं, सुशासन के लिए किए जाने वाले प्रयास क्या हैं, इसके अलावा इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसका निष्कर्ष क्या है, इन विषयों पे बात किया। और फिर भी आपको लगे कि कुछ और छूट गया है तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे दीजिए, उस पर भी चर्चा कर लूँगा। तो ये एक तरीके से टॉपिक ख़त्म हुआ। आप सभी को इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।